आहाना प्रकाशन के पीएनएचटी एंड जीएनएम टीएसटी सीरीज में आप सभी को स्वागत है। रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 2 विद्युत रसायन और इसका लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे नर्स्ट समीकरण। इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड विभव का मापन। तो इलेक्ट्रोड विभव का मापन किससे करते थे हम? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष करते थे, ठीक है ना। और इसके लिए कंडीशन क्या थी कि इसकी जो मोलक सांद्रता की जो इकाई रहती थी वो 1 होती थी, ठीक है ना। अब नष्ट समीकरण, नष्ट वाली स्थिति में क्या हो रहा है कि किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रोड को मापन कर सकते हैं। ये डिफरेंस समझ में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर सांद्रता क्या है, इकाई 1 है, और नष्ट वाली स्थिति में क्या जाएगी, किसी भी सांद्रता पर। अब एक समान अपचयन अभिक्रिया एम एन प्लस एन ई इलेक्ट्रॉन लिया और ये अपचयित हो गया, ये हो गया उत्पाद, ये हो गया अभिकारक। इसकी बात करते हैं हम। उपरोक्त अभिक्रिया का किसी भी सांद्रता पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन विभव, अब इसकी वैल्यू ये आएगी, ठीक है ना। वहाँ सिंपल था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है ना। इसको ऐसा लिखते हैं ई एम एन प्लस ऑब्लिक एम इक्वल टू ई स्टैंडर्ड, जीरो आ गया तो स्टैंडर्ड, एम एन प्लस ऑब्लिक एम माइनस ये क्या जाएगा आर टी एन एफ, आर टी ऊपर एन एफ नीचे, ये आ गया नेचुरल लॉग, ये उत्पाद, ये एम एस क्या है, ये उत्पाद है, तो ये एम एस सॉलिड फॉर्म में, और ये एम एन प्लस। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, और हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है, दोनों वही चीज़ है, ठीक है ना। अब जो एम एस है इसकी सांद्रता क्या है, इकाई है, तो इसके जगह पर 1 लिख दोगे तो यहाँ पर ये 1 लिख दिया गया, तो सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा, बस इसकी जगह 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हर एक को क्या कहते हैं, जैसे कि ई जीरो जो है एम एन प्लस एम, इसको कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जीरो लग गया ना यहाँ पर, स्टैंडर्ड मानक। आर क्या है पता है, गैस स्थिरांक, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एफ क्या होता है, फेराडे स्थिरांक 96,487, इसको 96,500 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कूलम पर मोल। ध्यान रखिएगा इन सब की इकाई आपको दिमाग में रहना चाहिए कि भाई इकाई पर क्वेश्चन पूछ लेता है। और टी क्या होता है, केल्विन ताप है, और ये जो एम एन एक्वस एम एन प्लस ये सभी क्या होता है, स्पीसीज की मोलर सांद्रताएं होती हैं, हर एक वैल्यू ध्यान में रखना है आपको। अब डेनियल सेल के लिए इसको अप्लाई करते हैं। तो डेनियल सेल में क्या होता था, आप लेफ्ट में रखते थे जिंक का इलेक्ट्रोड और राइट में रखते थे कॉपर का इलेक्ट्रोड। विद्युत रासायनिक सेल है, इसको जोड़ दिए, यहाँ पर अभिक्रिया होती थी, तो जिंक का ऑक्सीकरण और कॉपर का अपचयन होता था। अब कैथोड क्या है, यहाँ पर ये आगे कैथोड, ये आगे एनोड। कैथोड है राइट और एनोड क्या है, लेफ्ट है। तो कैथोड के लिए ये Cu2 प्लस ऑब्लिक सी यू, ई जीरो स्टैंडर्ड Cu2 प्लस ऑब्लिक सी यू, और जो हमने अभी इसकी बात कर रहे थे इसी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये Cu2 प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस आर टी अपॉन 2F, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे, 1 अपॉन Cu2 प्लस, ये आ गया। अब एनोड, एनोड क्या है जिंक, ई जीरो जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन, ठीक है ना। हो रहा भले ही ऑक्सीकरण, लेकिन हमें अपचयन विभव लेना है, तो इसलिए जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन माइनस आर टी अपॉन 2F एल एन 1 अपॉन जेड टू प्लस। अब अभी हमने बात किया था कि ई निकालना है, ईएमएफ निकालना है, तो क्या होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट में क्या है, कैथोड है, कैथोड मतलब कॉपर वाला है, तो ये पूरा क्या जाएगा राइट में। लेफ्ट में क्या है, ये जिंक वाला, तो ये जिंक वाला क्या आ गया लेफ्ट में। ये पूरी की वैल्यू यहाँ पर रख दी आपने, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई इसकी कॉपर वाली, और जिंक वाली वैल्यू ये आ गई। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको, ये ई सेल बराबर से ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन 2F एल एन जेड एन टू प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस। अब यहाँ पर ध्यान ही रखिएगा, जेड एन टू प्लस ऊपर है, माइनस में Cu2 प्लस नीचे है, तो यहाँ पर उल्टा संबंध बता रहा है, ये सीधा बता रहा है। तो अगर ये बढ़ाओगे तो ये देखो माइनस की वजह से घटेगा, और इसको बढ़ाओगे तो बढ़ेगा। तो यहाँ लिखा है ई सेल दोनों आयनों Cu2 प्लस या जेड प्लस की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। ये Cu2 प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, Cu2 प्लस बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, और Zn2 प्लस बढ़ाओगे तो क्या होगा, घटेगा, फार्मूला के हिसाब से। अब समीकरण 11, जो आपका ये समीकरण 11 है, ये वाला, इसकी बात हो रही है। प्राकृतिक लघुगणक के आधार 10 लेने, एम आर एफ के मान रखने, और टी बराबर 298 केल्विन लेने पर क्या करें, इस सब के वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे। देखो इसको क्या है, ये क्या हो गया ई जीरो सेल, ठीक है ना, माइनस आर की वैल्यू। देखो एल एन को अगर लॉग लिखते हो, जेड एन टू प्लस ऑब्लिक Cu2 प्लस, इससे एल एन को लॉग लोगे तो 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा आर टी अपॉन ये आ गया 2F। तो आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू 2 तो है ही, 2.303 रख दिए। इस सारे को रख करके आप सोल्व करोगे
तो यहाँ पर अभी 2 को जो n की वैल्यू है उसको इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ किसकी किसकी बात हो रही है, 2.303, आर की बात, टी की बात और एफ, इन सभी की वैल्यू रखने पर जो सोल्व करने पर आया है वो है 0.059। तो एक फार्मूला बन रहा है ई सेल बराबर से ई जीरो सेल माइनस 0.59 अपॉन 2 लॉग जेड प्लस C2 प्लस। आप इलेक्ट्रॉन का चेंजेस देख लो और यहाँ पर जो वैल्यूज दिया है सांद्रता उसको रख करके आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इजी कर दिया है। आगे नोट की बात कर रहे हैं एक तो ये हो गया सांतक पर बात आ गई, और लघुगणक log 10 के बेस पर भी ले लिया। एक नोट और याद रखिए कि दोनों इलेक्ट्रोडों के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर है Ni2 प्लस, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का अंतर है Ag प्लस और Ag। अब इसका बना रहे हैं फार्मूला में नर समीकरण में, तो ई सेल बराबर से ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन 2f ln Ni2 प्लस, ये तो एक ही आयन में है मेटल में, यहाँ पे Ag में एक ही प्लस है तो यहाँ पर डू ट्वाइस कर दिए, तो बराबर करना है आपको, तो बराबर करके सोल्व कर सकते हैं। अब एक समान वैद्य रासायनिक अभिक्रिया, अब कितनी भी कोई भी अभिक्रिया आ जाए, ठीक है ना, उसके लिए नर समीकरण कैसा लिखा जाएगा। जैसे देखो ये स्मॉल वाले जो वैल्यू है नंबर्स हैं और ए बी जो उसकी कंसंट्रेशन है, मेन पॉइंट है ना मेटल है ऐसा मान के चलिए। तो हम क्या करते हैं, ये ई सेल बराबर से ई जीरो सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, ये क्यू की वैल्यू के मतलब क्या है अभी समझ जाएंगे आप। यहाँ पर सेम रिपीट कर रहा है, ये ई जीरो सेल माइनस ये पूरी वैल्यू यहाँ रख दिया। अब एल एन, ये क्यू की जगह क्या लिख रहा है, ये उत्पाद है, ये वाला वैल्यू सी डी इसके पावर स्मॉल सी स्मॉल डी, और अपॉन में क्या जाएगा ए बी और इसका पावर स्मॉल ए बी। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी एक समीकरण दे देगा, अब उसमें नंबर्स अलग अलग रहेंगे और उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, कंडीशन पूरा याद रखना है और उसके हिसाब से बन जाएगा। अब हम नर समीकरण और सामस्तराक में संबंध निकालते हैं। तो जो डेनियल सेल है इसके बारे में हमने पढ़ा है काफ़ी डिटेल में पहले वीडियो में, और अभी थोड़ी देर पहले इसके जिक्र हुई थी। जिंक एनोड कॉपर कैथोड, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो गया और कैथोड का अपचयन हो गया, ये समीकरण आ गया, ठीक है ना। अब साम अवस्था में नर समीकरण, ई सेल बराबर से जीरो, साम अवस्था है तो ई जीरो सेल की वैल्यू क्या आ गया जीरो, बराबर से ई जीरो स्टैंडर्ड सेल है ना, ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन 2f लॉग जेड टू प्लस अपॉन C2 प्लस। इसको या ऐसे लिख सकते हो, ये पूरे माइनस वाली वैल्यू प्लस में चली जाएगी, इसे इधर करके चले जाओ, तो यहाँ पर जो ई जीरो सेल ई स्टैंडर्ड सेल है ये आ गया, ये पूरी वैल्यू ये पॉजिटिव में आ गई, ये कर दिया आपने। अब यहाँ पर जो Zn2 प्लस ऑब्लिक C2 प्लस है इसको आप क्या लिख सकते हो Kc, ठीक है ना। और T का क्या वैल्यू ले रहे हो आप, तापमान का 298 केल्विन पर। यहाँ पर R के वैल्यू, T के वैल्यू, F के वैल्यू, ये सारे वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ई जीरो सेल, अब इसको पूरा सोल्व करने पर क्या आ गया 0.059 वोल्ट अपॉन 2, ठीक है ना, लॉग, और Zn2 प्लस में C2 प्लस क्या लिख रहे हो Kc लिख रहे हो, ये Kc आ गया। अब जो ई जीरो सेल है इसकी वैल्यू क्या आती है 1.1 वोल्ट आती है, ई जीरो सेल की वैल्यू क्या है 1.1 वोल्ट, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉग Kc को वहीं रहने दिया, ठीक है ना। अब 1.1 ये 2 मल्टीप्लाई में है नीचे, तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो 1.1 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में है तो क्या चले जाएगा नीचे आ जाएगा अपॉन 0.059 वोल्ट। इस पूरे को सोल्व करोगे 37.288 आ जाएगा। अब हमें Kc की वैल्यू निकालना है, तो लॉग का क्या हो जाएगा एंटी लॉग और 37.288, इस पूरे को सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 10⁻37 298 केल्विन पर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको एंटी लॉग कैसा निकालना है वो पता होना चाहिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है भविष्य में इसके वीडियो बनाया जाए। अब आगे देखते हैं, समान रूप में ई जीरो सेल बराबर क्या होता है 2.303 आर टी अपॉन एन एफ बराबर से लॉग Kc, ये इक्वेशन आ गया। तो यहाँ पर जो समीकरण 14 है, सेल के विभव का, सेल के मानक विभव एवं साम स्थिरांक के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। इस प्रकार अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक जैसे कि अन्य प्रकार मापना संभव नहीं है, सेल के ई जीरो मान से परिकलित किया जा सकता है, ठीक है ना। अब प्रश्न देख लेते हैं, जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2016 के 30 स्लॉट में क्वेश्चन आया था, ई जीरो बराबर से आर टी अपॉन एन एफ के एक क्यू, यह समीकरण कहलाता है नर्स्ट गिब्स हेल्मट समीकरण, वांडरवाल समीकरण। तो आपका आंसर क्या रहेगा, नर्स्ट समीकरण, काफी डिटेल हमने पढ़ा। एक क्वेश्चन है पीएनएसटी 13 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट में, इलेक्ट्रॉन विभव ई, मानक इलेक्ट्रॉन विभव ई जीरो एवं विलन में आयनों के सांद्रता के बीच संबंध बताने वाले समीकरण को कहते हैं कॉर्डर समीकरण, फैराडे समीकरण, ओम समीकरण या नर्स समीकरण। तो आंसर क्या जाएगा, नर्स समीकरण। आगे हम हेडिंग है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा। हालांकि एक अलग वीडियो बनाना चाहिए था लेकिन इसे मिलता जुलता है इसलिए इसमें बनाया गया है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आए हैं, ठीक है ना, हर टॉपिक से आया है, इससे भी आए हुए हैं। अब इसके बारे में कहा क्या कहा जा रहा है देखो ये NF क्या हो जाएगा, आवेश, और E क्या हो जाएगा, विभव। तो 1 सेकेंड में किया गया विद्युतीय कार्य कुल प्रवाहित आवेश एवं विद्युतीय विभव के गुणनफल के बराबर होता है। ये आवेश हो गया और ये विभव हो गया, इनके गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम गैल्वेनिक सेल से अधिकतम कार्य लेना चाहते हैं, ये फ्री एनर्जी है, तो आवेश का प्रवाह उत्क्रमणी करना होगा। गैल्वेनिक सेल के द्वारा किया गया उत्क्रमणी कार्य गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ये गिब्स ऊर्जा है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो जितना कार्य करोगे तो इसकी जो वैल्यू रहेगी किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। इससे भी प्रश्न बना हुआ है। अतः यदि सेल का EMF E, प्रवाहित आवेश NF एवं अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा डेल RG हो तो डेल RG बराबर से माइनस NFE, ठीक है ना। ये क्लियर हो जाएगा। तो EMF की वैल्यू क्या आ गई, E आ गया। और यहाँ बात किया था हमने कि प्रवाहित आवेश और विद्युत विभव के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये फार्मूला यहाँ से बना दिया। यह स्मरण रहे कि ई सेल एक स्वतंत्र प्रचाल है। तो ई सेल जो रहता है स्वतंत्र प्रचाल है, विभव, ठीक है ना। ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, गहन गुण है, प्रश्न बना है इस जो मैं बोल रहा हूँ उस पर। और जो डेल RG है मात्रात्मक, ये एक्सटेंसिव विस्तीर्ण गुण कहलाता है, ठीक है ना, मात्रात्मक गुण है। इस पर प्रश्न भी आया है, जिसका मान n पर निर्भर करता है। इस प्रकार निम्नलिखित अभिक्रिया, ये आ गया डेनियल सेल वाला, Zn सॉलिड Cu2+, ये ऑक्सीकृत हो गया जिंक, कॉपर अपचयित हो गया। डेल RG बराबर से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है। देखो फार्मूला क्या है, Fe और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चेंजेस कितना आ रहा है, 2, यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है ना। प्रश्न बना है, ध्यान रखिएगा इसको, काफ़ी ईजी है। ये फार्मूला छोटा सा फार्मूला, डेल RG बराबर से माइनस NFE तथा अभिक्रिया Zn ट्वाइस Zn2 प्लस ट्वाइस Cu2 प्लस, डबल कर दिया सब, ट्वाइस Zn2 प्लस एक्वस Cu, ठीक है ना। यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, 4 आ रहा है, क्योंकि Zn Cu जो भी बात किया जाए 2 है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 2 जब 4, तो -4E ये आ गया है, ठीक है। बार बार इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि प्रश्न आए हुए हैं। आगे पढ़ते हैं। यदि समस्त अभिक्रिया स्पीसीज की सांद्रता 1 इकाई है, तब E बराबर से E0 सेल, अतः डेल RG बराबर से माइनस NFE0। ये समीकरण 16 हो गया। इस प्रकार E सेल के मापन से हम एक महत्वपूर्ण ऊष्मा गतिकी राशि अभिक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा डेल RG0 प्राप्त कर सकते हैं, और डेल RG0 0 मतलब स्टैंडर्ड से हम निम्न समीकरण द्वारा साम्य स्थिरांक का प्रकलन कर सकते हैं। डेल RG स्टैंडर्ड बराबर से माइनस RT ln K, एक फार्मूला ये भी आ गया। इस पर अभी प्रश्न तो नहीं आए हैं, लेकिन इस पर प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना। प्रश्न देखते हैं। पीएनएसटी 10 सितंबर 2024 पहला स्लॉट, अभी 2024 का क्वेश्चन है। ECl खालिस्तान मात्रा है और डेल RG खालिस्तान मात्रा है। तो हमने बताया था कि जो ECl रहता है गहन है, और डेल G क्या है, मात्रात्मक, मतलब व्यापक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आपका ये बी वाला आंसर है, ठीक है ना। फिर आ रहा है 10 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट क्वेश्चन, गलत कथन चुने, किए गए कार्य मुक्त ऊर्जा में वृद्धि। भाई मुक्त ऊर्जा में वृद्धि नहीं, मुक्त ऊर्जा में कमी होती है, यही आपका गलत कथन है, और यही आपका आंसर है, क्योंकि गलत कथन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया में Zn Cu2+, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर डेल G के वैल्यू क्या आएगा, देखो Fe तो फिक्स ही है, अंतर आ रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंजेस सिर्फ 2 का है, तो माइनस ट्वाइस Fe आ जाएगा। अभिक्रिया में ट्वाइस Zn ट्वाइस Cu2+, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी -4 Fe, अभी हमने पढ़ा था इसको, है ना। तो देख लो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी वाला, -2 Fe और -4 Fe। नेक्स्ट है पीएनएसटी 11 सितंबर 2024, ये पूरे क्वेश्चन 2024 में आए, ठीक है ना। यदि मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान ऋणात्मक मान है तो अभिक्रिया होगी, स्वतः होगी। फिर एनर्जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, तभी स्वतः होगा। डेल G इक्वल टू -NFE, नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 सितंबर 2024 का सेकंड स्लॉट क्वेश्चन, अभिक्रिया स्वतः है यदि सेल विभव धनात्मक रहेगा, तभी, ये सेल विभव की बात हो रही है, E की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो ये धनात्मक होगा। तो इस तरह से ये जो टॉपिक था, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब क्वेश्चन पकड़ता है तो एक ही टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं। ये व्यापकों की खासियत, ESB की खासियत यही है पीएनएसटी के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी टॉपिक है केमिस्ट्री का, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए और अच्छे से सिलेक्ट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।